तो बेटा चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं हीट का। अब आप समझिएगा कि जेई के अंदर हीट के एक यूनिट है और उस हीट की यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। वो 4 चैप्टर्स क्या क्या हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं फटाफट। देखिए पहले ही चैप्टर के अंदर तो आप कैलोरीमीट्री पढ़ोगे। क्या होती है कैलोरीमीट्री अभी बताता हूँ बच्चे, बस अभी समझिए कि कैलोरीमीट्री पढ़ोगे। अभी लिखने की जरूरत नहीं बेटा, बाद में एक साथ लिखना। जब मैं कहूँगा ना कॉपी वॉपी करना है तो कर लूँ, तब करना कॉपी। अभी आप सुनते रहो। दूसरा आप पढ़ोगे हीट ट्रांसफर, मतलब अब ये क्या है वो भी बताऊंगा समय आने पे। तीसरा आप पढ़ोगे केटीजी। केटीजी क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और चौथा आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स। सुना है आपने नाम बेटा? अब शुरू करते हैं। अब मुझे ये बताओ शुरू करने से पहले कि कैलोरीमीट्री से शुरू करना है। कैलोरीमीट्री शुरू करने से पहले आप मेरे को ये बताओ, कैलोरी नाम पहले भी सुना है आपने? किस कहाँ पे सुना है? हीट की यूनिट होती है कैलोरी। और इवन जब हम डाइटिंग वगैरह करते हैं तो कहते हैं ना कैलोरी कंस्ट्रेन करो, या फिर इस खाने के अंदर ज़्यादा कैलोरी है, इस खाने के अंदर कम कैलोरी है। कैलोरी बेसिकली एक एनर्जी की यूनिट होती है। अभी कैलोरी के बारे में और डिस्कस करें उससे पहले हम ये जानते हैं कैलोरी यूनिट किसकी है? एनर्जी की। एनर्जी की के हीट की? एनर्जी की। वेरी गुड, नाउ अंडरस्टैंड। तो एनर्जी की यूनिट तो जूल होती थी। एनर्जी की यूनिट तो जूल होती थी, सुना ना बेटा? जिसे आप जे से बनाते थे। अब नहीं वन, चल वो तो ठीक है, मगर ऐसा यूनिट जूल होती है ना, तो फिर हम कैलोरी में क्यों नाप रहे हैं? तो जूल अच्छा खासा थी तो बचपन से पढ़ता है तो यूनिट, फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं छोले भटूरे खाने से इतनी जूल एनर्जी नहीं, इतने कैलोरी इतने कैलोरी एनर्जी आ जाती है? सर इतना तो सोचा नहीं। चलो क्वेश्चन से शुरू हो गया ऐसे। अभी शुरू करते हैं, समझे। असली में जो सही से शुरू करना है वो यहाँ से कि सर आपकी बात सब कुछ ठीक है, हमें एनर्जीज के बारे में पता है, हमने सुना है कि कुछ 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 तो एनर्जी होती है। अब आप समझिए हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत सारी तरह की एनर्जी होती है। उनमें से एक स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी को कहते हैं हीट। ये कौन सी है? मतलब हर चीज़ के अंदर कुछ तो स्पेशल है। जैसे काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी जो बॉडी की मोशन की वजह से या वेलोसिटी की वजह से आती थी, ये याद है ना? ऐसे हीट एनर्जी कौन सी होती है? तो सुन, ऐसी एनर्जी जो हर बॉडी के अंदर से रेगुलरली फ्लो हो सके, उस वाली एनर्जी को हम हीट एनर्जी कहते हैं। अब मतलब क्या है? मतलब ये फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ एक एसी लगाया और इसी रूम के अंदर 100 बच्चे बिठा दूँ, ये एसी होने के बाद भी गर्मी लगने लगेगी। ऐसा होता ही है। कभी कभी कम पावर का एसी हो, 50 लोग बैठ जाए, नहीं हो पाता भाई, तब भी गर्मी लग रही है एसी चलने के बाद भी। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कहीं ना कहीं। अब उसके बदले वही एसी है, बच्चे 3 ही बैठे हैं, इवन हल्का भी एसी होगा तब भी बढ़िया से ठंड लग जाती है या नॉर्मल हो जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ जितने ज़्यादा पर्सन्स उस रूम में बैठे होंगे उतने ज़्यादा पर्सन के अंदर से एनर्जी बाहर हो रही होगी। मतलब आप लोग, मैं यहाँ पे, सब लोग, ये कैमरा, इवन ये डिस्प्ले, इस सब के अंदर से ना कुछ किसी में ज़्यादा किसी में से कम, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो बाहर फ्लो हो रही है, और उसी एनर्जी को हम हीट कहते हैं। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। अब ये कैलोरी कब बनेगी वो मैं जब समय आएगा तब बताऊंगा। अभी आप समझिए कि हाँ, कहानी यही है। हीट एक तरीके से एनर्जी है, एंड एनर्जी दैट कैन फ्लो इज नोन एज हीट। हीट फ्लो हो सकती है, बढ़िया एकदम समझते हो? अच्छा, फ्लो हो सकती है तो क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकती है? यस। और फ्लो हो सकती है का मतलब क्या एक ही बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? ये भी यस। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रॉड है, मैंने यहाँ कैंडल जलाकर इसको गर्म किया, अरे तो इधर अगर इस वाले पार्ट को थोड़ी देर में टच करूंगा तो ये पार्ट भी तो गर्म होगा, ये तो है ही। समझ पाए बच्चे? अच्छा, तो ये तो इस तरीके का एग्जाम्पल हो गया जिस तरीके से हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। वो पढ़ेंगे हम हीट ट्रांसफर में, वो तो सेकंड चैप्टर है। पहले में क्या पढ़ने वाले हैं कैलोरीमेट्री में, वो भी बताता हूँ। पहले आप मुझे बताओ हीट का समझ में आया? हीट क्या होता है? आप लोग भी बेटा हीट का समझ में आया? सब लोग? आप लोग, मैं कैमरे में कह रहा हूँ अच्छा, थोड़ी एक्टिंग भी तो करनी है भाई, एडिट कर देना ये वाला पार्ट चल छोड़, मत करना, ऐसे रहने दे। अब सुनो, कहानी आती है कि हीट एक तरीके से वो एनर्जी जो फ्लो हो सके, इतना तक तो समझ में आ गया। अब एक चीज और सुना होगा तूने, टेम्परेचर। 500 केल्विन, 50 केल्विन,
और डिग्री में भी सुना होगा। चल ये तो तेरे को फील आती है कि सर डिग्री में भी नाप सकते हैं टेम्परेचर को और केल्विन में भी नाप सकते हैं, ये तो एक तरीके की यूनिट है, और यूनिट कन्वर्ट करना तो हम बचपन से सीखे हैं, मीटर सेंटीमीटर ये सब में कन्वर्ट करते थे, यहाँ पे अभी हम दोबारा सीख लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर नपता है डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन वगैरह में, और हीट नपती है मैंने थोड़ा उल्टा फुल्टा बोल दिया, टेम्परेचर नपता है सेल्सियस में या फिर केल्विन में, और जो हीट है वो नापी जाती है या तो कैलोरी में या जूल में। बेसिकली दोनों में फर्क है या नहीं? क्या बोल रहा हूँ? टेम्परेचर में और एनर्जी में या हीट में, दोनों में फर्क है या फिर दोनों एक ही बातें हैं? क्या? तो टेम्परेचर क्या है जब भी तो पता पाएगा कि हीट ज़्यादा टेम्परेचर पे जनरेट हो सकती है। ये क्या बात हुई? और कोई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? अगर ऑनलाइन देख रहे बेटा कमेंट्स में बताओ। सही एक्टिंग करता हूँ ना मैं? आप लोग बताओ। सेम नहीं होता। अरे सेम होता तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी की क्या जरूरत थी? केल्विन डिग्री सेल्सियस में क्यों कह रहे हैं? किसकी? फ्लो ऑफ एनर्जी की मेजरमेंट करोगे बच्चे तो हीट की तो मेजरमेंट कर रहे हो, तो वो तो जूल में नपता है ना? चलो समझने की कोशिश करना। फील इट। इधर देखो मैं आपको कुछ समझाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखो मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, मैंने इसके अंदर पानी डाला 10 लीटर। कुछ तो पानी डालोगे तो कुछ तो पानी इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक मतलब ऐसे भर जाएगा, समझ गया? अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर। अब सुन, ये मोटू बाल्टी के पास में एक और रखा था पतलू बाल्टी। इमेजिन कर रहे हैं इसके अंदर भी यही इतना ही पानी डाला गया 10 लीटर। सही है? मेरे को पता लेवल इतना ही रहेगा कि ज्यादा हो जाएगा? इस बार तो ज्यादा बढ़ेगा ना यार। सही है ना? क्या हो जाएगा? लेवल? हाँ वही तो बोल रहा हूँ, लेवल ज़्यादा हो जाएगा। लेवल ज़्यादा निकलता नहीं है, लेवल ज़्यादा होता है। अच्छा मीम है यार, मैंने नहीं सुना है वाला मीम, तो शेयर क्यों नहीं किया अभी तक? तो तुझे कैसे पता कि मीम है? ओके तो फिर इसका लेवल निकल यही है ना मीम, इसका लेवल निकलेगा। हाँ तो इसका लेवल निकल गया। अब मान ले तो इसका लेवल निकल गया, तो अगर तेरे से कोई पूछे पानी ज़्यादा किस में? अमाउंट ऑफ वाटर तो सेम है सबके। अच्छा तो लेवल ज़्यादा किसका निकल गया फिर? लेवल सेकंड वाले का निकल गया। सो लेवल ऑफ वाटर एक अलग बात और अमाउंट ऑफ वाटर एक अलग बात। एम आई राइट? लेवल ऑफ वाटर एक अलग बात और अमाउंट ऑफ वाटर एक अलग बात। बेसिकली ऐसे ही समझने की कोशिश करो बेटा, टेम्परेचर होता है लेवल ऑफ हीट, और हीट तो एक तरीके से एनर्जी है ही। हीट एक तरीके की एनर्जी है जो कि बड़ा आसान है समझना, मगर किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर अगर हीट डाली जाए तो उस बॉडी के अंदर कितना लेवल जनरेट हो गया है, इसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। बस फर्क कितना है आपको इस तरह से इसलिए समझाया गया क्योंकि हीट आपको दिखती नहीं है, ये तो दिखता है, तो इसे देख के फील कर सकते हो। हीट को भी मैं फील कराऊंगा तो से कनेक्ट करके अब फील आ जाएगा। बताओ समझ पाएगी नहीं समझ पाए बेटा? तो फील इट। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लीजिए आपके पास एक बड़ू सी बॉडी है और आपने इसके अंदर, अभी तो आप कैलोरी के बारे में नहीं जानते, जूल में ही नापते हैं, मान लो इसके अंदर आपने दिया 10 जूल, है ना? और सुन, मान ले इसी के बराबर में एक छोटू बॉडी थी, मास भी कम था, इसके अंदर भी दिया 10 जूल। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल ही मान लेते हैं, इसमें 10 लीटर पानी भरा, मतलब ये 10 लीटर पानी है और ये 1 लीटर पानी है। कोई तो रहा होगा कंटेनर, 1 लीटर पानी भरा और 10 लीटर पानी भरा, इसको दिया 10 जूल का हीट, इसको भी दिया 10 जूल का हीट। बता ज्यादा पानी जल्दी किस में गर्म होगा या फिर ज्यादा गर्म कौन होगा? ये वाला। ये तो फील आ रही है ना तेरे को? अब दोनों में फर्क ही क्या था सर? एनर्जी तो दोनों को सेम दी गई। अंडरस्टैंड? एनर्जी सेम देने का मतलब है हीट सेम है। हीट सेम है ना यार? देख 10 जूल अगर हीट सेम है तो क्या लेवल ऑफ हीट, मतलब इनके अंदर जो हीट का लेवल हुआ होगा, दिखता नहीं है, विजुलाइज करने के लिए बना रहा हूँ। क्या इसके अंदर अगर लेवल ये है तो क्या इसके अंदर तो भाई पूरा ही लेवल ज़्यादा हो गया होगा?
इमेजिन कर पा रहा है क्या? देख, यही है टेम्परेचर बेसिकली, द डिग्री अप टू विच द हीट कैन इंक्रीज द लेवल। फील कर सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला टेम्परेचर क्या है, बट आपको फील करना पड़ेगा कि सर हीट अलग बात है और टेम्परेचर अलग बात है, और ये लेवल ही होता है। हीट का लेवल ही टेम्परेचर डिसाइड करता है या टेम्परेचर बताता है। बताओ आया कि नहीं आया बेटा समझ? ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। कितनी भी ठंड हो जाए, कितनी भी ठंड हो जाए, इवन 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए, हीट जीरो नहीं है। हीट कभी जीरो नहीं होती, एक्सेप्ट ऑन वन कंडीशन। एक कंडीशन है जब हीट जीरो होती है, वो उसके अलावा वो पढ़ेंगे अभी, उसके अलावा हीट जीरो नहीं है। आप एकदम ठंड में, आप ऐसे पोलर रीजन में चले गए जहाँ पे आप बहुत ठंड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ जमा रहता है, इवन पानी भी फेंकोगे तो जम जाएगा, उसमें भी हीट जीरो नहीं है। आप बहुत ठंडा पानी रखोगे, बर्फ़ एकदम, उसमें भी हीट जीरो नहीं है। हीट जीरो नहीं होती। बताओ आया कि नहीं आया? एक और बात जो कन्फ्यूजन होती है, ठंड मतलब कोल्डनेस और हॉटनेस। कोल्डनेस और हॉटनेस सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि हीट है या नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हीट अगर ज्यादा हो तो आपको गर्मी लगेगी, हीट अगर कम हो तो आपको ठंड लगेगी। ठंड कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, हीट ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा रूम है जिसके अंदर हीट होनी जितनी चाहिए थी उससे, एनवायरनमेंट के मुकाबले, उससे आपने वो सारी हीट बाहर निकाल दी। इलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलती है ना, उसके अंदर कुछ तो लगा रहता होगा सिस्टम, जिसकी वजह से सारी की सारी अंदर से हीट बाहर आ जाती है। अबे तो उसके अंदर तो ठंड हो जाएगी। सर कैसे हो जाएगी ठंड? ठंड आ गई क्या? कूलिंग आ गई क्या उसके अंदर? कूलिंग कुछ होता ही नहीं, कूलिंग नहीं आई, क्या आ गया फिर? उसके अंदर से हीट चली गई। समझ पाया ना यार? मतलब गरीबी क्या होती है? आपके पास पैसे छीन के कोई ले जाए आपसे पैसे, वही गरीबी होती है। गरीबी आती कैसे? गरीबी नहीं आती, पैसे ना होना ही गरीबी है, हीट ना होना ही कोल्ड है, कोल्डनेस है। कोल्डनेस कुछ नहीं होता। सही है, सही है, सही है। इस हिसाब से तो हम बहुत गरीब हैं। और बढ़ते हैं आगे। अब शायद तेरे को फील आया, अब जब मैं आगे से कुछ तो बोलूंगा हीट और कुछ तो बोलूंगा टेम्परेचर, तो तेरे को फील आएगा हाँ सर ये अलग बात है, ये अलग बात है, इसलिए बढ़िया से अलग अलग यूनिट्स लगाओ। हीट पे जूल लगाओ, एनर्जी पे जूल लगाओ, और यहाँ पे आप केल्विन या सेल्सियस वगैरह लगा सकते हो, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। बताया कि नहीं आया? बढ़े फिर आगे, देखो समझ में आया बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, हॉटनेस और कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से नापते हैं बेसिकली। हॉटनेस और कोल्डनेस को, कौन कितना हॉट है? जैसे मैं बहुत हॉट हूँ, ऐसे तो मेरे अंदर हीट ज़्यादा है, सही है क्या? ना, मेरे अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है। अरे समझ के देखना बेटा, जैसे ये बच्ची बेचारी ऐसे छोटू सी पतलू सी है, हम दोनों के अंदर हीट सेम आई तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो जल्दी हॉट हो जाएगी, और मैं इतना हॉट नहीं हो पाऊंगा। सही है? चल फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। देख बच्चे, कहानी ये शुरू हुई कि सर ठीक है चलो हम आपकी बात समझ गए, हॉटनेस हो गया, कोल्डनेस हो गया, सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है कि अगर आप लेवल ऑफ हीट नाप रहे हो, जिसे आप टेम्परेचर बोल रहे हो, तो नापने के लिए कुछ मेजरमेंट्स भी तो होंगे ऑफ कोर्स। जैसे मास को नापने के लिए केजी, फोर्स को नापने के लिए न्यूटन, एक यूनिट है एक तरीके से, ऐसे ही हीट को नापने के लिए क्या? हीट को नापने के लिए आया टेम्परेचर स्केल। ये टेम्परेचर को नापते हो ना आप, इट्स लाइक टेम्परेचर स्केल से टेम्परेचर नापते हैं। अच्छा, हुआ ये कि जो हीट वाली साइंस है ये कोई मॉडर्न साइंस नहीं है, ये थोड़ा पुरानी साइंस है, मतलब पुरानी फिजिक्स है ही। अब पुरानी फिजिक्स होने की वजह से हुआ ये कि पहले कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। मान लो अमेरिका में कुछ डिस्कवरी हो रही है तो वो इंग्लैंड तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाती थी। अब इंडिया में कुछ डिस्कवरी हो रही है तो दूसरी कंट्री तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता था। सो व्हाट वी हैव डन इज कि इंसानों ने अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर स्केल बना लिए। 3 बहुत फेमस हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। 3 बहुत फेमस हैं, आप पहले से ही जानते हो। टेम्परेचर को नापने के लिए 3 स्केल, एक फ़ारेनहाइट स्केल, एक सेल्सियस स्केल और एक केल्विन स्केल। लेकिन इन तीनों में से किसी एक को तो तेरे को ऐसा ही सुनना था ना यार, ऐसा ही सिस्टम में बिठाना था, क्योंकि ऐसा ही मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में एक ही चला पाएगा ना यार। हाँ, कन्वर्जन हम सीख लेंगे, सेंटीमीटर से मीटर हमें कन्वर्ट करना आता है, लेकिन स्टैंडर्ड तो एक ही है ना। समझ पाया बेटा? ऐसे ही हीट के अंदर, टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर, अगर तेरे को टेम्परेचर नापना है और ऐसा यूनिट में नापना है तो भाई ऐसा यूनिट होती है केल्विन। कैसे कन्वर्ट करेंगे वगैरह 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 वो तो हम सीखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मुझे पता है सब आपको पता होगा केल्विन, है ना? अच्छा, बस हम इस तरह से कर रहे हैं कि हमारी स्टोरी में कुछ छूट ना जाए बस, और ये सब लिखने की ज़रूरत तो होगी नहीं, ये सब आपको पहले ही पता है, लिख के क्या टाइम पास करेंगे। सुनिए फिर और आगे। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी,
इतने सारे टेम्परेचर स्केल बन चुके थे कि हमें 3 का तो पता है, और अगर कोई नया आ जाए तो अब मेरी बात समझना, सबसे वाइड हीट के टॉपिक में सबसे इजी चीज कौन सी है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस भी होती हो और इजीली अवेलेबल भी हो? वेरी गुड, वाटर। सो स्मार्ट, ही सो स्मार्ट। आपको हीट का कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है और सबसे इजीली अवेलेबल है और सॉलिड, लिक्विड, गैस सब में सब कुछ हो जाता है, अरे तो वाटर है। वाटर को स्टैंडर्ड बनाया गया, ये देखा गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मार्क कर देते हैं जितने पॉइंट पे पानी बॉईल होने लगता है, फिर नीचे आके एक पर्टिकुलर पॉइंट मार्क कर देते हैं जितने पॉइंट पे, टेम्परेचर का पॉइंट, जितने पॉइंट पे आपका पानी जमने लगता है। आपने नाम सुना होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका पानी बॉईल होएगा उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और पर्टिकुलर टेम्परेचर जहां से पानी जमना शुरू हो जाता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है दुनिया में कोई सा भी स्केल ले लो, ये 3 या इसके अलावा कुछ भी, दुनिया में कोई से भी स्केल ले लो, उस स्केल के अंदर आपको क्या करना होगा? अगर आपको स्केल बनाना है, ऐसे नहीं कि कोई भी स्केल का मतलब कोई भी उठ के स्केल बना लेगा, बना सकता है पर कुछ रूल्स हैं। अगर आपको स्केल बनाना है कोई नया अपना ही, बस जैसे मान लो अभिलाषा का नाम, अभिलाषा सरनेम क्या है बेटा? जायसवाल, अभिलाषा जायसवाल। जैसे अभिलाषा का मन करेगा सर मैं तो खुद एक स्केल बनाऊंगी जिसका नाम रखूंगी जायसवाल स्केल, तो बना सकती है, मगर स्केल बनाने के लिए कुछ रूल्स तो डिफाइन है। वो रूल्स क्या डिफाइन है सुन, वो बोल रहा है जब आप हीट कर रहे होंगे तो अपने स्केल के अंदर एक वो लेवल मार्क करना पड़ेगा जब पानी बॉईल होने लगे, और उसको क्या बोलना है? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, एक वो लेवल भी मार्क करना है जिस लेवल पे पानी फ्रीज होने लगे, उसको क्या बोलना है? फ्रीजिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को मार्क कर कर उसके बीच में डिवीजन बनाने, 1 2 3 4 उसके बीच में डिविजन्स बनाने बेसिकली, और यही आपका स्केल तैयार। तो मतलब जायसवाल स्केल किसी भी दिन बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, एक सेकंड, किसी का फोन आ रहा। चलो भाई, अच्छा भाई आपकी बात मान ली, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब सुन, दुनिया के अंदर आप जानते हैं, दुनिया के अंदर ऐसे स्केल बना रखे हैं हमने जो फेमस हैं, 3 हैं, केल्विन वगैरह है ना, केल्विन और सेल्सियस वगैरह, वो सब पढ़ते हैं। देखो, सेल्सियस एक साइंटिस्ट था, बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे, लेकिन फिर भी सेल्सियस एक साइंटिस्ट था और उसने ये देखा कि मेरे स्केल में मैं 100 मार्किंग करता हूँ जब पानी बॉईल होने लगे, मेरे स्केल में मैं 0 मार्किंग करता हूँ जब पानी फ्रीज होने लगे, और बोल रहा है मैंने ना इस तरीके से बराबर 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 डिविजन्स किए हैं 100। कितने डिवीजन किए? 100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सुन, स्केल, अगला आदमी आया, वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल केल्विन, केल्विन बोल रहा है ना 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 ना, मैं फ्रीजिंग पॉइंट मार्क करूंगा, मैं फ्रीजिंग पॉइंट मार्क करूंगा 273 पे, और फ्रीजिंग पॉइंट मार्क करूंगा 373 पे, और मैं भी इसके बीच में एकदम मस्त 100 स्केल्स मार्क करूंगा। पता आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सुन, 100 नहीं है वैसे, वो 99 है, पर अभी रुकता जा, देखता रहे, सुन, समझने की कोशिश कर। एक फ्रीजिंग पॉइंट इस वाले स्केल में क्या रीडिंग दे रहा है? 0, और यही फ्रीजिंग पॉइंट इस वाले स्केल में क्या रीडिंग दे रहा है? 273। क्या ये दोनों टेम्परेचर बराबर है क्या अलग अलग? अबे टेम्परेचर तो बराबर है गधेड़ो, इतनी देर के लगा रहे हो उसमें? बहुत टफ क्वेश्चन था क्या? तो कैसे ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? बहुत इजी सा तो है, टेम्परेचर स्केल है भाई। मैंने कहा 0, यहाँ भी पानी फ्रीज होता है 0 पे और यहाँ भी फ्रीज होता है 273 पे, ये कन्वर्ट कर लोगे लेकिन है तो बराबर। मैंने कब कहा कि नंबर बराबर है इसका? मैंने कहा क्या ये टेम्परेचर बराबर है? ऑफ कोर्स। देखो समझ में आया बच्चे? तो देखो क्या बोलता है, वो बोलता है कोई भी स्केल बना लेना, ये रूल्स बिछाया हमने, कोई भी स्केल बना लेना, उसकी जो रेंज निकाली जाएगी वो निकाली जाएगी बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसकी रेंज होगी, मतलब यहां से यहां तक जाना। समझ पाया? और बोल रहा है किसी भी चीज को बना लेना, बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप रीडिंग ले रहे हो, रीडिंग को मैक्स ले लेता हूं, जो भी आप रीडिंग ले रहे हो उसमें से फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करना है, डिवाइडेड बाय द रेंज। रेंज क्या होता है? बीपी माइनस एफपी। अगर कोई भी स्केल इस फॉर्मूले को फॉलो करता है तो वो स्केल बन सकता है। मतलब जायसवाल को बोल, जायसवाल ने कहा कि मैं तो जायसवाल स्केल बनाऊंगी, तो मैंने कहा बना लो। कह रहे मैं जायसवाल स्केल के अंदर पानी बॉईल करेगा 173 पे, 173 जायसवाल। मैंने कहा तो कर लो भाई,
कह रहे फ्रीजिंग करेगा 8 पे, कोई रूल नहीं, कोई लॉजिक नहीं, वो कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फिक्स करके बता देना हमें कि फ्रीजिंग कितना हो रहा है और बॉइलिंग कितना हो रहा है, लगाओ फॉर्मूला, आ जाएगा आंसर। समझने की कोशिश करो, इसका स्केल क्या था, कहाँ से शुरू हो रहा था, 8 से, और कहाँ तक जा रहा था, 173। एग्जाम्पल है कुछ भी है ना, 173। अब मेरे को मान लो इसके पास आना है, इसके देश में आना है, और ये कोई ना बहुत बड़ा साम्राज्य है इसका, वाह, एक इसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, और इसने अपने यहाँ पे अपना ही स्केल चला रखा है, क्योंकि अगर आज के टाइम की बात करें तो सबको फेमस स्केल्स तीनों में ही सब लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप एक बात समझो, इमेजिन करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल आएंगे ऐसी, तो इमेजिन करो कि जायसवाल का बहुत बड़ा साम्राज्य है, और उस साम्राज्य में इसने कहा कि ऐसा है, अगर किसी ने जायसवाल स्केल की जगह केल्विन में नापा, उसको तो मैं एलिमिनेट कर दूंगी इस दुनिया से। अब मैंने कहा चलो ठीक है, अब मेरी स्टूडेंट है, मैंने फ़ोन करा, मैंने कहा भाई जायसवाल सर नहीं, जायसवाल जी, रानी जायसवाल जायसवाल जी, मेरे को आपके ना आइलैंड पे, आपके राज्य में आना है, टेम्परेचर बता देते, उस हिसाब से मैं कपड़े ले आता। अब इसने बताया हाँ ठीक है, 100 जायसवाल हो रहा है। अब मुझे क्या पता 100 जायसवाल गर्मी का मौसम है कि सर्दी का मौसम है, पता चला मैं टी शर्ट्स लेके चला गया, वहाँ जैकेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब इट्स लाइक कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट कर दी, इसको तो हम सुधार नहीं सकते, ये तो रानी है ना, वरना हम ही सुधर जाएंगे। इसको तो हम सुधार नहीं सकते, पर क्या हम बैक एंड पे कैलकुलेट करके अपने हिसाब से एडजस्ट करके फॉर्मूले लगा के ये पता लगा सकते हैं कि अगर ये बोल रही है 100 जायसवाल, दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू कितने केल्विन, या फिर कितने डिग्री सेल्सियस। और एक बार वो आ गया तब तो तेरे को पता है यार कि ठंड हो रही है कि गर्मी हो रही है, तेरे को समझ पाया क्या, हल्का फुल्का। रियल ये है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसे कुछ तो बोल देता है कि ये वाला स्केल है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना है, आप मेरे को बता दो अगर इस स्केल में इतनी रीडिंग है तो सेल्सियस में कितनी हो रही होगी, या कि केल्विन में कितनी हो रही होगी। बात एक ही, अगर आप सेल्सियस में कर लिए तो केल्विन में मुझे शायद लगता है कि आपको पहले ही पता होगा कन्वर्ट कैसे करते हैं। समझ पाए, फॉर्मूला देखो, फॉइल इसने अगर स्केल बनाया तो फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स हुआ ही होगा, है ना। सुने, दैट शुड इक्वल टू जो सेल्सियस ने बनाया था स्केल माइनस सेल्सियस के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता था, अपॉन में 100 माइनस दैट शुड, ये सब बराबर होना चाहिए, ये सब बराबर होना चाहिए, सही तो बात है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा ये इसके कांस्टेंट होना चाहिए, और क्या सर, अगर केल्विन की बात करो तो केल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बता 273 अपॉन में अपॉन 373 माइनस, ध्यान से देख सब सेट बैठेगा। देख मान ले तेरे को नहीं आता कि सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करें, तो देखो ये वाले को सॉल्व करो, ये देखो वैसे तो ये फॉर्मूला बेटा, आप इसे फॉर्मूले को याद करेंगे, देखे, अरे देख ले, क्या C माइनस 0, तो क्या यार सर C माइनस 0 क्यों लिख रहे हो, C अपॉन 100 शुड इक्वल टू क्या K माइनस 273 अपॉन 100, क्या यहाँ से आ गया सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। सोच के देख, क्या तूने बचपन से नहीं सुना है कि अगर तेरे को डिग्री सेल्सियस में दे रखा है तो उसके अंदर 273 ऐड कर दे, केल्विन आ जाता है, सुना है ना हमने, यहाँ से बना था। अजीब लग रहा है, समझ पाए बेटा, समझ पाए बेटा, पक्का पक्का, बढ़े फिर आगे, बढ़े आगे, ठीक है। तो जो फॉर्मूला आपके सामने है वो फॉर्मूला आपको याद करना है, इस पर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आता है वो मैं भी बताता हूँ। अब उतारो, अब आपको मुझे लगता है अब कॉपी कर लेना चाहिए। एक और बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं बेटा, कैलोरीमेट्री जो देखा था ना अभी आपने, कैलोरीमेट्री को समझने, कैलोरी मतलब हीट, हीट की तो यूनिट होती है, कैलोरी मतलब हीट, और मीट्री मतलब नापना। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हीट को और टेम्परेचर को कैसे कैसे नाप सकते हैं इसी बात का है। ये पूरा टेम्परेचर, ये पूरे टेम्परेचर सॉरी पूरा टेम्परेचर नहीं, पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर हीट को और टेम्परेचर को कैसे नापते हैं पूरा का पूरा इसी बात का। बार बार अलग अलग चीज़ों के अलग अलग तरीके से मेजरमेंट ही करोगे आप, करेक्ट। चल पहला क्वेश्चन आपके लिए डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप लिखिए बेटा, एट व्हाट टेम्परेचर Celsius and Fahrenheit scale should give same reading.
आपके लिए डिस्प्ले पे आ रहा होगा क्लास, ट्राई टू सॉल्व इट। पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए, आंसर बताइए मेरे को कमेंट्स में। आपको वैल्यू बतानी है किस वैल्यू पे टेम्परेचर स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम रहेगी। अच्छा एक और बात, अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो मैं लिख देता हूँ, C/5 शुड इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 20 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया। बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। C अपॉन 100, यहाँ पर माइनस 0 था ना, ऐसे ही था ना बेटा, इट्स लाइक K माइनस 273 अपॉन 100, यही था ना ये। मैं चाहता हूँ इसमें से 20 दैट शुड इक्वल टू x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। मैं चाह रहा था बेटा आप ना इसके अंदर से क्या करो, 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो तो क्या हो गया, C अपॉन 5 शुड इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 शुड इक्वल टू x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी। 20 कॉमन लेके उधर ले गया, इक्वल टू है ना भाई, समझ पाया? समझने की कोशिश करना। आप कहो सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो, ऐसे कर आके एक फॉर्मूला बनता है। अगर आपको वो फॉर्मूला बढ़िया से याद है तो आप सारे कन्वर्ट कर सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C अपॉन 5, वो यहाँ से आया, शुड इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 शुड इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। इट्स लाइक यहाँ पे 180 था और मल्टीप्लाई करके वो कॉमन होके ऐसे हुआ है, शुड इक्वल टू यही x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इंटू 20। अब देखो इस वाले फॉर्मूले से आपको सारे के सारे आंसर्स निकाल पाओगे। आप चाहो तो वो वाले फॉर्मूले की जगह जो छोटू वाला लिखा था ना मैंने, इसकी जगह ये भी याद कर सकते हो। आई होप सो आप सबने कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है ऐसी रीडिंग बताओ जिसपे टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बोल रहा है ना, जिसमें टेम्परेचर सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में सेम हो। चल फॉर्मूला लगाते हैं। देख सर ऐसा है, सेल्सियस में कितना बोल रहे हैं, कुछ नहीं दे रखा ना, सुन तो ये मान लेते ना कि वो टेम्परेचर x है, पता तो नहीं है ना, वैल्यू तो निकाल लिया ना, लेट अस से कि वो x है। अच्छा देख फॉर्मूला लगा, क्या C अपॉन 5 मतलब क्या x अपॉन 5 शुड इक्वल टू क्या f, क्या हाँ रीडिंग सेम रखनी है तो क्या x माइनस 32 अपॉन 9। समझ में आया क्या, समझ में आ गया? अच्छा व्हाट वी हैव टू डू इज, ये इधर ये क्या था, ये क्या था, चलिए करते हैं। क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 5 टू 10 1 कैरी 15 on 1 16। आगे मैं सॉल्व नहीं, आगे जाके धीरे धीरे मैं सॉल्व नहीं करा करूँगा। ये इधर जाएगा क्या 4x इज इक्वल टू क्या माइनस 160, तो x कितना माइनस के 40। मतलब समझो माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस जब हो रहा होगा तो फ़ारेनहाइट भी माइनस के 40 ही हो रहा होगा। तो ऐसा तो हो ही सकता है कि दो रीडिंग कभी कोलैप्स कर जाए, कोइंसिडेंस कर जाए। अब सुन मैं तो कहता हूँ ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद ही रख ले। -40 पे ना फ़ारेनहाइट की रीडिंग और सेल्सियस की रीडिंग सेम आती है। आ सकता है, पहले आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस बड़े। ये पहला क्वेश्चन था, अभी स्टार्टिंग थी। समझ पाया फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोगों के लिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा होगा, आप लोग लिखो। मैं ऐसे बोल देता हूँ, पूरा कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने नोट्स भेजे हुए हैं तो टाइम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगाते हैं, लिखने में नहीं। सुनो क्या बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख लेना, मतलब सुनो क्या बोल रहा हूँ। एक ऐसा स्केल था जैसवाल स्केल जिसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट तो 180 था और फ्रीजिंग पॉइंट 100 था। समझ गए? जैसवाल साहब ने स्केल बनाया, साहब शादी ने बॉइलिंग पॉइंट है 180x। अब जायसवाल ने क्या यूनिट रखी, जायसवाल की मर्जी, 180x एंड फ्रीजिंग पॉइंट था 100x। ओके, अगर जायसवाल रीडिंग हो रही है 30, अगर जायसवाल ने स्केल में नाप के बनाया 30 नहीं 180 आ रहा ना, एक मैंने 100 दिया, एक मैंने 180 दिया, चलो कुछ भी नाप लो। अगर जायसवाल स्केल बोल रहा है कि 30x की रीडिंग है, बताओ
कितने डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा। क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है बेटा, पॉज करो, सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट। बहुत अतरंगी संसार आ रहा, देखिए कितना जायसवाल साहब ने कितना बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया जायसवाल साहब ने, 180 180। चलो देखिए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 180x और फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 100x, और क्या बोल रहे हैं कितना, 30x पे कितना सेल्सियस होगा, मतलब जो रीडिंग है, मतलब जो x की वैल्यू है क्या वो 30 है, x की जगह अब की बार आप रीडिंग r लिख दो, भाई x वहाँ पे यूज़ कर लिया ना मैंने, तो क्या हो गया, है ना, 30x बोल रहा हूँ ना मैं। चलिए लगाते फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इंटू 20 शुड इक्वल टू जो भी आपने वो पूछा है C/5, अगर सेल्सियस में पूछा है। चलो ट्राई करें सर, 180 नहीं सर, 30 माइनस 100 अपॉन बी पी माइनस एफ पी, क्या डायरेक्ट 80 लिख सकता हूँ यार, तेरे को समझ में आना यार, सही है, शुड इक्वल टू C अपॉन इंटू 20 नहीं किया हमने, इंटू 20 शुड इक्वल टू C अपॉन 5, इसी में पूछा था क्या, इसी में पूछा था ना। चल फिर मेरे ख्याल से ऐसा आ रहा होगा सर, 30 में से 100 क्या बोल तो 70x अपॉन में 80x शुड इक्वल टू C अपॉन 100, वो 20 को उधर ले गया मैं, x ने x को मार दिया, 0 ने 0 को मार दिया, 700/8, C शुड इक्वल टू, बेटा कैलकुलेशन देख लेना, 700/8, हाँ माइनस में ही, ये नहीं आ रहा, तो फिर अतरंगी कैसे आ गया था तुम्हारा, बहुत सब बढ़िया, शाबाश, बड़े आया ना, समझ पाया बेटा। चलें फिर आगे, चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, पॉज करो, सॉल्व करो, अरे ला तो दूँ डिस्प्ले पे, आई होप सो आप सबने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। रीडिंग क्या दे रखी है बेटा, देख, नहीं 80 डिग्री और 120 डिग्री। देखो इस बार उसने ये बोल रखा है शायद कि ना रेंज है, मतलब इट्स लाइक के बीच के कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक, बीपी माइनस एफ पी की वैल्यूज हैं ये, ऐसा ही है ना क्वेश्चन में, पहले तुम्हें बताओ, पहचान गए थे ना, पहचान गए थे ना, तो वेरी गुड। अच्छा, और रीडिंग क्या है एक्स स्केल में, कुछ दे रखा है क्या, वाई में दे रखी है कितनी, 120। देख क्या मैं ऐसे लिखूँ, एक्स माइनस एफ पी अपॉन बी पी माइनस एफ पी इंटू 20, अब यार शुड इक्वल टू एक और, अब यार 20 तो उड़ने ही वाला है ना, तो देख सर x की रीडिंग पता नहीं, fp की रीडिंग है, fp है 20 अपॉन रेंज की क्या यूनिट है, x वाले की 80 शुड इक्वल टू y की रीडिंग कितनी है 120 माइनस y की fp कितना है 30 डिवाइडेड बाय इसकी रेंज कितनी है 120, ऐसे किया ना बच्चे तूने नहीं, इंटू 20 तो 20 से कटी गया, 0 से 0, 4 2 8, 4 3 12, यहाँ पे बचा x माइनस 20 यानी कि 3x माइनस 60 शुड इक्वल टू 120 में से 30 गया, कितना बचा 90, 90 टू 180, सही है ना यार, सही है ना। अच्छा देखो समझ में बेटा, तो 60 उधर गया करके कितना आया x की वैल्यू बता दो ना, 80 आ रही है क्या, नहीं तो फिर आपका 80 कैसा गया, ओके, तो आंसर कितना है फिर, तो फिर जो भी है सही करो यार, ये उधर जाएगा तो इट्स लाइक 240 हो जाएगा, तब भी 80 आ रहा है यार, हाँ तो लेकिन ये है, ज़बरदस्ती नहीं करना है कुछ भी मान लिया था, समझ पाया, वो हो रहा होगा सेम कुछ भी करके, यही था फंडामेंटल लेवल का मतलब, यही नहीं था क्या कि गैप, इसलिए मैंने ना थ्योरी लिखवाई थी, इसलिए मैंने कहा थ्योरी वाला क्वेश्चन है, एक बार देख तो लो, कभी पता चले एग्जाम में बैठ के आपको ये थ्योरी ना समझ में आए। बढ़े फिर आगे, बढ़े फिर आगे, आपसे आया बेटा समझ,
तेरा क्या आता 80 आ रहा, लेकिन अभी तू कहाँ गड़बड़ कर दिया? ओ भाई पता कर ले, तेरा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है और वो भी इजी वाला। अभी तो टफ वाली भी बैठी थी बेचारी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो तोड़ गए थे। मैकेनिक्स में तो बहुत हालत की, तो बहुत आसान है। टफ लग रहा है क्या तेरे को ये? टफ लग रहा है क्या तेरे को ये? फिर समझ पे आना बेटा, ये सब एग्जाम में आता है बेटा जेई के, वो नोट्स पूरे जेई के ही हैं, मतलब एडवांस वाला क्वेश्चन सब इंक्लूड कर कर आके हैं। जो आपके नोट्स आपके पास हैं, जो मैंने ग्रुप में भेजे हैं, वो जेई के लिए बनाए गए। नीट वाले बस उससे पढ़ लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर, वो बनाए डिज़ाइन किए ही थे मैंने जेई के लिए। आपको वो सारे क्वेश्चन करने, उसके अलावा भी करने। उसमें नोट्स में से 90% क्वेश्चन तो हम बोर्ड पे करेंगे यहीं पे, ठीक है? क्योंकि वो हर एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होगा, रिपीट नहीं किया मैंने कोई क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन लिखा होगा, तो मैंने ऐसे नहीं है कि 180 की जगह 100 बना के दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? चलिए, आपको बेटा ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वीडियो के नीचे ड्राइव लिंक डाल देंगे नोट्स का। चलो अभी और आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करना है क्लास, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन सामने है, बाकी पॉज करो और सॉल्व करो, बाकी लोग को मैं लिखवा देता हूँ। लिखो बेटा। सो क्लास आई होप सो आपने सबने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए बेटा, एक इस तरीके समझिएगा कि फॉल्टी थर्मामीटर भी एक नया तरीके का थर्मामीटर है, जिसकी रीडिंग दे रखी है आपको फ्रीजिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की और नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, मैच करना, मैच हो रहा कि नहीं हो रहा। क्या x माइनस एफ पी बोले तो क्या x फॉल्टी वाली बताओ 30 माइनस फॉल्टी वाले फ्रीजिंग पॉइंट 0 अपॉन बीपी माइनस एफ पी क्या 95। सही है ना यार, सही है ना यार। शुड इक्वल टू, क्या सच वाला बताना है, मतलब सही वाले का बताना है। सही वाले का किसका? सेल्सियस का कि केल्विन का? सेल्सियस का। तो सेल्सियस के लिए क्या मैं शॉर्टकट में c/5 रख सकता हूँ? बोल बोल बोल। कहाँ पे इसकी रीडिंग फ्रीजिंग पॉइंट? अच्छा 5 डिग्री दे रखी है फॉल्टी में, बेटा रीडिंग में गलती हो गई, इसे सही कर लेते हैं। इसमें दे रखी है 5, 95 95 माइनस 5 नहीं, 30 माइनस 5। अच्छा नीचे ये भी रेंज भी तो सही करनी पड़ेगी। 95 माइनस 5, ऊपर कितना आया 25, नीचे कितना आया 90। शुड इक्वल टू c अपॉन 5। सही है क्या? सही है क्या? इंटू 20 नहीं लगाऊंगा मैं भी तो ये कह रहा, होल का 20 नहीं लगाऊंगा क्या? लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे, तभी तो यहाँ पे 100 आएगा। बढ़िया, कैलकुलेट कर लेना बेटा। c की वैल्यू बताओ कितनी आई? 250/9। वेरी गुड, हो गया, हो गया। चलिए, चारों क्वेश्चंस हो गए हैं। जितने भी अजीब से अजीब मीटर स्केल, रीस्केल, रीडिंग वगैरह क्वेश्चंस आए हैं, मैंने चारों के चारों 4 क्वेश्चंस में सारे की वैरायटी कवर करने की कोशिश की है। और कोई वैरायटी नहीं है, यू हैव टू फील इट। यू हैव टू फील कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नए क्वेश्चंस तो आएंगे एग्जाम में। पर प्रीवियस ईयर करोगे तो वो नए क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझ आ जाएंगे। आप क्या हुआ देता है बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं रुका हुआ है? पक्का? चलो ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कैलोरी पे कि सर ये कैलोरी का क्या चक्कर है। अब मेरी बात समझो बच्चे, सुनो। होता क्या है कि हमें ना बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरीके की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक तरीके की एनर्जी है। लेकिन फील इट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एक तरीके से एसोसिएटेड है वर्क डन से। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये कि जब आपको हीट एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कम ये चांसेस है कि आपसे पूछे वर्क डन बताओ। अब बन सकता है सब कुछ इसमें, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहुत कम चांसेस है कोई आपसे पूछे बताओ वर्क डन कितना होगा। बहुत कम चांसेस हैं, समझने की कोशिश करिए। एक्चुअली में हमें एक और यूनिट बनानी थी। वो यूनिट से अगर हम कैलोरीज की बातें करें तो हम ये अपने आप को समझा पाएंगे कि भाई मैकेनिक्स वाला पार्ट नहीं है ये हीट का पार्ट मैकेनिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये हीट का पार्ट हीट एनर्जी है, ये एनर्जी का पार्ट हीट एनर्जी के वाले टॉपिक से रिलेटेड है, टेम्परेचर से रिलेटेड है। समझ पाए क्या? एक और बात, जो आपकी हीट एनर्जी है ना, ये आपकी इंटरनल एनर्जी का ही पार्ट होती है। अब ये इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को अगर मिला के देखें तो वो इंटरनल एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और भागने लग जाता हूँ। अब अगर मैं भाग रहा हूँ तो मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है, और क्योंकि मैं भाग रहा हूँ तो काइनेटिक तो है ही। अब आपको सर पोटेंशियल कहाँ है, आप तो ज़मीन पे भाग रहे हो, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे भाग रहा हूँ, तब तो ज़मीन पे भाग रहे हो। फील इट, क्या मेरे अंदर मसल्स है ना, और मेरे मसल्स क्या इस पेन को ऐसे से ऐसे कर सकते हैं ना, तो बेसिकली मेरे अंदर एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, जो मेरे मसल्स के अंदर स्टोर्ड थी।
वही एनर्जी को यूज़ किया है मैंने वर्क डन करने के लिए, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों एक दूसरे के साथी तो होते हैं। एनर्जी नहीं तो वर्क डन नहीं, या वर्क डन है तो एनर्जी है। देखो थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा बेटा, है ना। इवन और सोचो, क्या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा क्या? उसके अंदर भी तो एनर्जी है। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स चल नहीं सकते क्या? चल सकते। अरे ब्रेन काम कर रहा है, दिल धड़क रहा है बार बार बार, एनर्जी तो वो है। वो सारी एनर्जीज को मिला दो ना तो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। हर बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जी होती है। उस इंटरनल एनर्जी का कुछ पार्ट, सारा नहीं, कुछ पार्ट जो फ्लो हो सकता है, उसी को हीट एनर्जी बोलते हैं। देखो समझ में आया बच्चे। लेकिन अगर हम मैकेनिकल वर्क को एसोसिएट कर दें तो हम चीज़ें जूल में नापेंगे या जूल में चलेंगी। और अगर हम सिर्फ हीट पे ही ध्यान लगाएं, मतलब एनर्जी का वो स्पेसिफिक पार्ट जो फ्लो होता है जिसे हम हीट कहते हैं, उस पर ध्यान लगाएं, तो उसे नापने के लिए हम एक अलग यूनिट बना ली जिसको हमने कहा कैलोरी। क्या बोला बेटा? कैलोरी। अब सुन, अगर तूने यूनिट बना ली तो तेरे को कुछ रिस्ट्रिक्शन भी तो बनाने पड़ेंगे कि ठीक है सर हमने मान लिया, लेकिन ये एक कैलोरी कितनी, मतलब एक कैलोरी क्या होती है? तो समझना, एक कैलोरी is the amount of heat required to raise the temperature of water 1 degree Celsius of 1 gram 1 gram water। मतलब 1 ग्राम पानी को लो और 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसे हमने 1 कैलोरी कह दिया। बस समझ पाया क्या? समझ पाया? और सुन, क्योंकि वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, क्या होता है क्या नहीं छोड़ दे, बस इतना समझ ले। क्योंकि वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है, इसी वजह से ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब 0 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ाया, कि 5 डिग्री से 6 डिग्री बढ़ाया, कि 10 डिग्री से 11 डिग्री बढ़ाया, नहीं, 14.5 से 15.5 डिग्री, 14 से 15.5। मतलब एक कैलोरी अगर कोई कहे कितनी होती है, तो वो होती है जितनी हीट चाहिए किसको, 1 ग्राम वाटर को 14.5 से 15.5 ले जाने में। बेसिकली अंदर से देखें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने ने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कितने, 1 ग्राम वाटर पे कितनी हीट सप्लाई हुई, उसको ही हम कैलोरी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये तो वो डेफिनेशन वाली बात, ये तो ही चीज़ों वाली बात, लेकिन असली जो है रियलिटी जो है या अप्लाई जो है वो अब हम करने लगते हैं। बताओ आया क्या? समझ गया? समझ गया? समझ गया? चल मेरे को बस, अगर तेरे को कुछ नॉलेज है, अगर तेरे को अंदाजा है, तो बस इतना बता दे, कैलोरी बड़ा होता है कि जूल? कैलोरी बड़ा होता है। 1 कैलोरी, अब आपको तो याद रखना है ना बेटा, 1 कैलोरी शुड इक्वल टू 4.2 जूल, अराउंड 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। समझ पाया? मतलब 1 जूल कितना, 1/4.2, उसमें कौन सी बड़ी बात है यार। तो अगर मैं तेरे को कहूँ 100 कैलोरी बर्न करनी है, तो तेरे को कितना वर्क डन करना है? 420 जूल। नहीं आया क्या समझ? आया ना? जैसे मान ले ऐसे, मतलब जब आप थोड़े दिन बाद जाओगे ना तो आपको ऐसा फील आने लगेगा कि सर देखो ऐसा है, मेरे को ना जिम में जाना है, 10-10 किलो का डंबल उठाना है, 10-10 किलो का डंबल एक बार ऐसे करना है, तो आधा मीटर हो गया। 10 किलो का mg नीचे की तरफ कितना, अबे 10 kg का नीचे mg कितना वेट, 100 को ऐसे आधा मीटर ऊपर लेके गया, 100 इंटू आधा कितना हो गया, 50। क्या 50 जूल का वर्क डन कर लिया मैंने इसे? नहीं आया समझ? अरे ऐसे से ऐसे किया आपने 10 किलो, तो mg हो गया m तो इट्स लाइक 10 kg, g को हमने 10 मान लिया रफली, तो हो गया 100 इंटू आधा कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया, 50। क्या मैंने यहाँ से यहाँ करने पे क्या 50 जूल का वर्क डन कर लिया? थोड़ा रफली कैलकुलेशन किया है। अच्छा एक हिसाब से भी तो 50 जूल टोटल कितना हो गया, 100 जूल। बताया कि नहीं आया समझ? 100 जूल को 4.2 से डिवाइड कर दे, पता चल जाएगा कि एक बार ऐसे करने में कितनी कैलोरी बर्न हुई। ज़्यादा हो गया क्या? 100 जूल को 4.2 से करने के बजाय 4 से कर ले, रफली कर रहा है तो क्या 25 कैलोरी बर्न हो गई ऐसे से ऐसे करने में 10 किलो को? आया कि नहीं आया? ऐसे मतलब ऐसे तू थोड़े दिन में ऐसे फील करने लगेगा, सर इसमें क्या है, मेरे को यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है, मेरे अंदर 40 किलो वजन है, इतने मीटर है, 40 किलो को इतना मीटर चला लूँगा, इतना वर्क डन आ जाएगा, 4 से डिवाइड करो तो देखो सर इतनी कैलोरी तो मैं बर्न कर देता हूँ कोचिंग आने में। खाना तो पड़ेगा। थोड़े दिन में आपको ऐसे फील आने लगती है, मतलब कोई कोई बच्चा कहता है ना सर फिजिक्स समझ में नहीं आ रही करके, 1-1.5 महीने बाद ऐसा कर रहा होता है। सर पता है 12th में क्या हो रहा था, केमिस्ट्री मुझे बढ़िया से आती थी, नीट वाले बच्चे अक्सर कहते हैं केमिस्ट्री मुझे बढ़िया से आती थी, फिजिक्स का कुछ अता पता नहीं था। अभी उल्टा हो चुका है,
अभी केमिस्ट्री का कुछ ज़्यादा पता है या नहीं है मुझे पता नहीं, फिजिक्स बढ़िया समझ में आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले अभिलाषा कह रही थी कि सर मेरे को ना मोमेंटम बन रहा है केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी, फिजिक्स में नहीं बन रहा। अब एक लिमिटेशन थी, वो ज्वाइन ही बहुत लेट हुई, शुरू से होती तो उसको उसमें भी बढ़िया मोमेंटम बन रहा होता। अभी जब तुम इन वाले चैप्टर्स को करोगे तो आपका बढ़िया मोमेंटम बन जाएगा, आप जहाँ तक पढ़े होगे वहाँ तक के मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब पुराने वाले के चक्कर में ना पढ़कर यही वाले जो हम पढ़ रहे हैं इन्हीं चैप्टर्स से शुरू करो। वैसे भी बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग मेंस में, फिर एक और मेंस को भी मिला लो तो उसमें भी, और फिर एडवांस में भी एग्जाम में आते हैं। एडवांस में भी जब आप मेंस बढ़िया से क्लियर कर लोगे, आई होप सो आप कर लोगे, हाँ डेफिनेटली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सबका मेंस क्लियर हो जाएगा मुझे पता है, तीनों का मेंस आपका तीनों का क्लियर हो जाएगा मुझे पता है। जब एडवांस के लिए करोगे तो अगर आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना है, वो है मॉडर्न फिजिक्स जो आपने 12th में करी थी, और हीट। ये छोटे चैप्टर्स, एरर, ये जो छोटे चैप्टर्स होते हैं ना, ये ज़्यादा मार्क्स ला के देते हैं भाई। हाँ, आना ज़रूरी है, हमें पहले ही पता है कि एरर से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, हमें पता है हीट से 2 क्वेश्चन का कंपलसरी आएंगे, और कितना ही टफ हो जाएगा इसमें, कैलोरीमेट्री जैसे आ गया तो कितना ही टफ हो जाएगा, कितना गंदा से गंदा स्केल बना लेगा वो, कितना ही टफ हो जाएगा। इसमें लिमिटेशंस हैं, मैकेनिक्स में कोई लिमिटेशन नहीं है। मैकेनिक्स में इतना टफ क्वेश्चन भी बन सकता है, और बन भी जाते हैं कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स को भी पूरा पूरा दिन लग जाता है तब जाके सॉल्व होता है। अब तो और मैं कहता हूँ तूने 3 घंटे लगा के मान ले सॉल्व कर भी दिया एक क्वेश्चन, तो मिलेगा क्या उससे? तो जब मेंस क्लियर हो जाएगा, जब हम एडवांस के लिए ही पढ़ रहे होंगे, तब हम देखेंगे कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सारे तो करने ही नहीं होते, हमें तो उन वाले चैप्टर्स को करने होते हैं जिन वाले चैप्टर्स से मैक्सिमम गेनिंग आएगी। पढ़ के सब चलेंगे, अभी बीच बीच में एडवांस के क्वेश्चन आते रहेंगे आपके, मैकेनिक्स में भी इसमें भी पढ़ के सब चलेंगे, और ज़्यादा हीरोगिरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को एक क्वेश्चन आ गया ऐसे कैसे से तो करके दिखाऊंगा, चाहे पूरा दिन लग जाए आज। ये ड्रॉपर में नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ड्रॉपर में नहीं करना। ऐसा होता है बेटा, 11th में अगर आप होते तो मैं कहता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे को क्वेश्चन ही करना है, चाहे पूरा दिन लग जाए इस क्वेश्चन में, तेरे को करके जाना है। 11th में बात अलग थी, अभी तुम हीरो बनने थोड़ी है, अभी तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो भावनाएं नहीं भरनी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगने चाहिए मेंस के क्वेश्चन में, 3 मिनट में हो गया तो ठीक, 3 मिनट में नहीं हुआ मार्क करके आगे बढ़ जाओ, फिर नहीं हुआ मार्क करके आगे बढ़ जाओ, फिर नहीं हुआ मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन पढ़ लोगे आप, 1-1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन ही हो पाएंगे मेंस के। 1-1.5 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, 5 मिनट का गैप लो, थोड़ा सा मतलब सो नहीं जाना है 1 घंटे के लिए, थोड़ा सा रेस्ट लो, मतलब 5 मिनट का आप रेस्ट लो मस्त। उसके बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, जो क्वेश्चंस नहीं हुए एक साथ इकट्ठे करके, ये नहीं कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ फिर टेक्स्ट हो फिर नहीं हुआ, ऐसे नहीं। आपको पता है आपसे नहीं हुआ मतलब वो हल्का सा आपको फील नहीं आया, उसमें कुछ तो गड़बड़ हुई थी। सो आपको एक साथ जब 2 घंटे हो जाएं, 50 क्वेश्चन में से मान लो आपसे 15 क्वेश्चन नहीं हुए या 20 क्वेश्चन नहीं हुए, वैसे आप पढ़ने में अगर अच्छे हो और हमने ढंग से पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो होगा 50 में से आपसे 30-35 तक हो जाएंगे। 15-16 या 20 क्वेश्चन मान लो आपसे नहीं हुए, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो, टेक्स्ट सॉल्यूशन देखना। यूट्यूब पे वीडियो सॉल्यूशंस भी होते हैं, हो सकते हैं हो, किसी किसी क्वेश्चन के नहीं होंगे, बाकी इस दुनिया में सारा का सारा कंटेंट का क्वेश्चन के आंसर्स हैं यूट्यूब पे या कहीं अलग अलग रिसोर्सेज पे। देखो देखने टेक्स्ट सॉल्यूशन ही है, क्योंकि जब टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेगा तब तेरे को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ गड़बड़ होती, यहाँ गड़बड़ होती, यहाँ गड़बड़ होती। वीडियो सॉल्यूशन में बहुत टाइम लगता है। मॉड्यूल, हाँ वैसे तो इस दुनिया में सफिशिएंट कुछ नहीं होता, आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, आपके पास मॉड्यूल इतने हैं, आपके पास टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ फिजिक्स के थोड़ी करने हैं। आपके पास जो टाइम गैपिंग है अभी, उसके लिए आप मॉड्यूल्स करो मस्त, तीनों सब्जेक्ट के, और उसके बाद प्रीवियस ईयर PYQs जितने ज़्यादा हो सके उतने बढ़िया। 44 ईयर्स हो और बढ़िया, टाइम नहीं है सर 44 ईयर्स नहीं हो पाएंगे, चलो 30 ईयर्स करो, फिर 34 ईयर्स करो, छोड़ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो कुछ मतलब होता ही नहीं ना फिर। तो अगर आपके पास टाइम कम है वो आपको फील आ जाएगा, आपके पास टाइम कम है, जो चैप्टर आपने ढंग से पढ़ लिया है, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब में कह रहा हूँ, अपने को मतलब है 3 मिनट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मैथ्स को आप थोड़ा एलिमिनेट कर देना, उसमें कैलकुलेशंस भी लग जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मेरिट भी उसकी डाउन हो जाती है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पे ऐसे ही करना है, 3 मिनट से ज़्यादा कोई मतलब नहीं बैठता किसी क्वेश्चन को देने का अभी, सही है, ये याद रखना, जब तक क्वेश्चन एडवांस का नहीं है तो। अब क्वेश्चन एडवांस का है तो उसकी औकात के हिसाब से उसको टाइम दे देना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो और आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ पाया बेटा, कन्वर्जन्स वगैरह है ना। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ना है, एंड दैट इज हीट कैपेसिटी।
इसे हम एच से डिनोट करते हैं, एच से हीट नहीं होती, एच से हीट कैपेसिटी होती है। हीट को ना हम क्यू से डिनोट करेंगे, जब समय आएगा तब बताऊंगा, ठीक है ठीक है। चलो अब मेरी बात सुन, देख बेटा मेरे को एक बात बता, मान ले अभी अभी हमने ये देखा था थोड़ा थोड़ा, मान लो कि आपको हमने यहाँ पे इसको हीट दिया, एक बॉडी है इसको हीट दिया, और एक और बॉडी है इसको भी हीट दिया। अब हम चीज़ें नापेंगे मास में, मास में नापेंगे कि सर मान लो ये 10 किलो की बॉडी है, ऐसे करते हैं चावल पकाने रखे थे, 10 किलो के चावल थे, 10 किलो चावल पकाने थे। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि विजुअली भी सही समझ में आए। मान लीजिए यहाँ पे 1 किलो चावल पकाने थे, इसको भी 100 जूल एनर्जी दी और इसको भी 100 जूल एनर्जी दी। इवन अगर कोई कैलोरी में कहे तो क्या अब तो आपको कैलोरी में कन्वर्ट आना है भाई, 4.2 से डिवाइड कर दे यार, उल्टा फुल्टा आता है, ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी 4.2 की। बढ़े आगे, चल मेरे को एक बात बता, टेम्परेचर दोनों में सेम बढ़ेगा क्या अलग अलग? दोनों में टेम्परेचर सेम बढ़ेगा क्या अलग अलग? अलग अलग बढ़ेगा सर, क्यों? किसका? इसका। किस में ज़्यादा होगा सर? इसमें टेम्परेचर कम होगा और इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हीट किसको ज़्यादा दी? हीट तो सेम दी। तो बस, तो अब गेम यहाँ से शुरू होता है कि सर ऐसा है, अगर आपको हीट को ढंग से पढ़ना है, टेम्परेचर को ढंग से पढ़ना है, तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि बॉडी का मास कितना है। ये कोई बात नहीं होती कि सर अगर आपका ये कोई बात नहीं होती कि आप 1 किलो को 100 किलो से कंपेयर करो और कहो चलो दोनों को 100 जूल दे दो। अरे यार, इनकी बेचारे के हाथ में क्या आएगा? इट्स लाइक मान लो गवर्नमेंट कहे कि मैं आप तीनों बच्चों को 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि ये तीनों बच्चे बहुत होशियार हैं, इन सबको 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। सबके अकाउंट में कितने आएंगे? 33.33 करोड़। अच्छा, मगर मैं कह रहा हूँ, मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि हम सबको 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन सब में ये 3 नहीं आते। पूरे देश में जितनी भी जनता है उन सबको बराबर बराबर 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब सबके खाते में कितना है भाई? मान लो 100 करोड़ की जनता है तो खाते में कितना आएंगे? 1-1 रुपया। अब गवर्नमेंट कहेगी मैंने तो 100 करोड़ दिए थे पहले भी और अब भी, एक ही तो बात है। अब एक ही बात कहाँ है यार? एक ही बात कहाँ है? जब तू 100 करोड़ रुपए 100 करोड़ लोगों में बांटेगा तो हाथ में तो 1 ही रुपया आएगा। क्यों ही दे रहा? छोड़, 1 रुपया मैं वैसे ही कमा लूंगा, कटोरा है तो। अरे लेकिन हाँ, 100 करोड़ रुपए 3 में बांटे जाएं तो इतना पैसा तो कटोरे से नहीं जमा हो पाएगा। क्या बोलते हो? यही यहाँ पे है बच्चे, क्या आप सेम हीट दे रहे हो तो ये कोई बात नहीं होती कि सेम हीट देने पे आप सेम मास को दो और फिर जज करो। सही से जज करना है तो देखो कि कितनी हीट दे रहे हो, कितने मास को। नहीं आया समझ? जल्दी बोल। आया आया आया। इसलिए एक फॉर्मूला बन के आया। इट्स लाइक सर एक चीज़ ये थी कि सर जो हीट है ना, हीट को हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से, कैपिटल क्यू से करते हैं सर। कैपिटल क्यू से हमने हीट को डिनोट किया जो हम कैलोरी वगैरह में नापेंगे, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला सुना है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी? सुना है? ये बहुत फेमस फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्योंकि ड्रॉपर में हूँ तो इसलिए बोल भी रहा हूँ पहले। सुना है, ठीक है। इसमें जो S होता है ये कहाँ है? ये क्या है? S होता है स्पेसिफिक, सही कह रही है बच्ची, S होता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। S होता है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अपने को क्या पढ़ना है? हीट कैपेसिटी। देख हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी होता है कि सर H से डिनोट करते हैं। हीट कैपेसिटी होता है कि आपने कितनी हीट दी किसी बॉडी को और उस हीट देने की वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ गया, उससे अभी हम बाद में देखेंगे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये क्या है अभी बताता हूँ। इमेजिन कर, मेरे को एक बात बता, मेरी बाइक धूप में खड़ी हुई है और जब मैं धूप में, जून जुलाई की धूप है, मान लो जून जुलाई की धूप है, मेरी बाइक नीचे खड़ी हुई है, उसमें सीट भी है और नीचे साइलेंसर भी है। साइलेंसर लोहे का है और सीट एक तरह से वो रबड़ वबड़ की कुछ तो है, ठीक है। धूप दोनों पे सेम पड़ी कि अलग अलग?
सेम पड़ी। मान लो 1 घंटे तक मेरी बाइक खड़ी रही है, 1 या 2 घंटे तक बाइक खड़ी रही, जैसे मैं जाके उस पर बैठा गरम गरम सीट पे, तो थोड़ा पेन होगा, ऐसे बहुत बहुत तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा पेन होगा, जिसमें आप कभी कभी उछल भी जाते हो। अब सोच के देख, तूने ना उसी सिचुएशन में गलती से साइलेंसर टच कर लिया, अब बहुत ज़्यादा पेन होगा। पहले बहुत ज़्यादा बोल रहा था ना, आगे तो देख क्या आने वाला था। पता है गर्मी में साइलेंसर इतना, अब बाइक चला नहीं रहा हूँ, सिर्फ खड़ी थी, वो साइलेंसर इतना गर्म हो जाता है कि अगर कभी मेरे से टच भी हो गया ना तो वहाँ पे छाला हो जाता है भाई। चलाते हुए तो छोड़ ही दो, तुम चलाते हुए तो हो ही जाता है बहुत ज़्यादा गर्म। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कभी, ऑब्जर्व किया तुमने? ठीक है, इवन ऐसा तो होता ही है। इवन आपने देखा हो कि सर हीट तो सेम मिली क्योंकि सनलाइट तो दोनों पे सेम आई, तो फिर वो साइलेंसर ज़्यादा गर्म हो रहा होगा और वो सीट कम गर्म हो रही होगी। भाई इसका ये क्या बात हुई सर, इसका क्या रीज़न है? हाँ मतलब समझो, हर मटेरियल की अलग अलग टेंडेंसी होती है कि वो कितनी हीट करके कितना टेम्परेचर बढ़ा दे। सुन ध्यान से, हर बॉडी की अलग अलग टेंडेंसी है कि वो सेम अमाउंट ऑफ हीट लेगा, मैं भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा है, लेकिन मेरे अंदर जो हीट है, मेरे अंदर जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं कि वो ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम बढ़ रहा है। इट्स लाइक हीट तो सेम ही पहुंची थी ना साइलेंसर और सीट पे। कुछ भी समझ में आया तेरे को? अरे आया कि नहीं आया? पक्का पक्का पक्का। चलिए, हीट कैपेसिटी आपको यही बताता है, देख, हीट कैपेसिटी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्यों मतलब हीट, अरे हीट ज़्यादा दोगे तब तो टेम्परेचर रेस करेगा ही, ये क्या बोल रहे हो? अच्छा, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी इज बेसिकली राइज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी इज बेसिकली क्या? राइज इन टेम्परेचर। तो अगर मैं आपको इस बात को समझाऊं कि सर ये कहना क्या चाह रहा है, तो फील इट। किसी को मैंने, एक बॉडी थी A और एक बॉडी थी B, दोनों को मैंने 10 जूल की हीट दी, इसको भी और इसको भी, या 10 कैलोरी की हीट दी, एक ही बात है। इसके अंदर टेम्परेचर राइज किया 5 डिग्री सेल्सियस, और ये कह रहा है ये 10 डिग्री सेल्सियस रेज हो गया। ये वही बात नहीं है जैसे एक बड़ी बाल्टी थी, एक छोटी बाल्टी थी। अब वहाँ तो बाल्टी दिख जाती है, वहाँ तो वाटर दिख जाता है कि कम है कि ज़्यादा है। यहाँ पे तो तेरे को लेवल को नापने के लिए टेम्परेचर ही बताएगा ना। वहाँ वाटर का लेवल आंखों से दिखता है, यहाँ पे हीट का लेवल कौन बताता है? टेम्परेचर। बताया था ना मैंने, अभी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। तो सोचो बेटा, एक सामने आपके पास यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, हीट दोनों में सेम आ रही है, बोल किसका H ज़्यादा है, किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? S अलग होता है, H अलग होता है, अभी मैं उस पर हम बाद में आएंगे। हाँ, किसकी ज़्यादा है? बी। क्यों? हाँ तो देखिए, क्या Q तो दोनों के लिए सेम है, इसका डेल्टा टी ज़्यादा है, डेल्टा टी ज़्यादा तो हीट कम, तो तुम तो इसकी ज़्यादा बता रहे थे। तो मैंने 10 था और वहाँ 5 है, और मैं तो कहता हूँ 16 भी होता तो ये क्या फ़र्क पड़ जाता, वो तो 5 है, फील तो वही आती। देखो अभी भी समझ नहीं आया क्या? अबे जो बाल्टी जल्दी भर रही है उसका कैपेसिटी कम रही होगी कि ज़्यादा रही होगी? कम रही होगी, तो ये जल्दी नहीं भर गया हीट से, नहीं आ रही फील? अरे सेम अमाउंट ऑफ हीट दी है, 10 डिग्री भर गया, और ये 5 डिग्री भरा है। अभी तो अंदर से मोटू है, देखने में नहीं लग रहा, बस अंदर से मैं भी मोटू हूँ ना, देखने में तो नहीं लगता। मैं नहीं, देखने में भी लगता हूँ। चलो, तो ये अंदर से मोटू है, किस हिसाब से? हीट के हिसाब से। ज़रूरी नहीं है बेटा वो देखने में भी लगे, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। मेटल जल्दी गर्म हो जाते हैं और जिन कंडक्टर जल्दी गर्म हो जाते हैं, ऐसे जो नॉन मेटल हैं वो कम गर्म होते हैं, इसलिए सीट गर्म होती है मगर कम। देखो आया क्या समझ? अरे हीट दोनों में सेम है क्या अलग अलग? हीट दोनों में सेम है क्या अलग है? हीट दोनों में सेम है, तो फिर अलग अलग क्या है? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर रियलिटी में करता क्या है, काम क्या आता है? टेम्परेचर काम आता है हीट ट्रांसफ़र की। मतलब ये बच्चे एक बार और देख लेते हैं, अच्छा हुआ डिस्कस कर लिया हमने। जैसे ये बाल्टी है, इसके अंदर पानी भरा ये है, और ये बाल्टी है, इसके अंदर भी इतना ही पानी भरा है, लेकिन लेवल ये है। ठीक है, मैंने एक नोजल लगा दी इसके अंदर, मान लो आपने गैप डाला थोड़ा सा और यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। बताओ क्या इधर से पानी इधर आएगा क्या उल्टा, कि इधर से इधर जाएगा? कि कहीं कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पानी का अमाउंट तो सेम है भाई। यहाँ भी 5 लीटर और यहाँ भी 5 लीटर,
पानी इधर उधर कहीं जाएगा या नहीं जाएगा? पानी जाएगा कहीं? अरे ये पतलू ये मोटू, मोटू से पतलू में क्या पतलू से मोटू में, के नहीं कहीं नहीं जाएगा? मोटू से पतलू में, पतलू से मोटू में, पतलू से मोटू में जाएगा। अभी इस बात से फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड, इस बात पर फ्लो ऑफ वाटर डिपेंड नहीं करता कि कहाँ पानी ज़्यादा है और कहाँ पानी कम है। वाटर का फ्लो इस बात पे डिपेंड करता है कि कहाँ का लेवल ज़्यादा है, कहाँ का लेवल कम है। अभी तुम्हारी टंकी में पानी तो सुनना सुनना सुनना, तेरी टंकी में पानी कम भी हो लेकिन ऊपर है वो, जैसे ही टैप खोलता पानी आ नहीं जाता है क्या फौरन? तो फिर हाँ क्या साइज, क्या साइज क्या? अभी खुद सोच के देखते को फील आनी चाहिए कि सर ऐसा एक बात बताओ, यहाँ से पानी नीचे चला जाए और इसके अंदर आके ये बढ़ जाए, ऐसे तो अगर मैं एक बड़ी और एक छोटी बॉडी कनेक्ट करता तो इसमें हमेशा ओवरफ्लो हो जाता। नहीं आया क्या समझ? फील इट। अमाउंट ऑफ वाटर ये डिसाइड नहीं करता कि वाटर किधर फ्लो करेगा, वाटर का लेवल यानी कि हाइट ये डिसाइड करती है कि वाटर किधर बहेगा। ऐसे ही हीट डिसाइड नहीं करती कि जहां हीट ज्यादा है वहां से लोअर, जहां पे हीट है वहां पे जाऊंगी ना, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से हीट लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। हीट ज्यादा अमाउंट से कम अमाउंट की तरफ नहीं, हीट ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। देखो समझ में आया क्या? अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि कम हीट होने पे भी टेम्परेचर ज्यादा हो? हाँ ये पॉसिबल है, अगर वो है ही छोटा, उसका मास ही कम है। बहुत सारी चीजें होती हैं, पर एक तेरे को फील कराने के लिए एक बात बोल रहा हूँ। नहीं आया क्या तेरे को समझ? आया भाई, इतना सा पानी होगा जल्दी गर्म हो जाएगा, और इतना बड़ा बहुत पूरा ऐसा इतना बड़ा भगोना भर के पानी गर्म करोगे तो लेट होगा। गॉट इट एवरीबॉडी? अच्छा और एक और बात, मटेरियल पे भी तो डिपेंड करता है भाई। लोहे को गर्म करो जल्दी हो जाएगा, पानी को गर्म करो देर में होगा। इतना गर्म थोड़ी जाता है वाटर सन के होने से, जितना साइलेंसर गर्म हो जा रहा है वो तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा ये गर्म हो जा रहा है को हम किससे रिलेट कर रहे होंगे, हीट से कि टेम्परेचर से? टेम्परेचर से। जब हम हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि ज़्यादा गर्म कौन है यानी कि ज़्यादा हॉट कौन है, मोर हॉट मीन्स मोर टेम्परेचर नॉट मोर हीट। हाँ 90% ऐसा ही होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब होता है कि ज़्यादा ही हीट, पर ज़रूरी नहीं है। क्या बोलते हो? रूल तो है टेम्परेचर का, हीट का नहीं है। समझ पे आ गया बेटा? समझ पे आ गया पक्का? बड़े फिर आगे चलो फिर डिंग 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 डिंग। तो बस तो अगर ध्यान दे, अगर थोड़ी सी हीट देने पे आपका टेम्परेचर बहुत जल्दी हाइक कर जाता है, बहुत जल्दी तेज हो जा रहे हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो आपका हीट कैपेसिटी कम के ज़्यादा? अगर थोड़ी सी हीट देने पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाइक कर जाता है तो आपका हीट कैपेसिटी कम के ज़्यादा? कम। समझ में आया? मतलब और उल्टा हो रहा है, आप हीट दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा एक, तो उसका स्पेसिफिक हीट क्या है? ज़्यादा। फील आई क्या? फील आई बेटा? इसके अंदर जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लगाते हैं, तो इक्वल टू लगाते हैं तो इट्स लाइक ये वन ही होता है, तो H इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर डेल टी भी बोल सकते हो आप। अच्छा कोई डेल क्यू बोले तो कितना? H इंटू डेल टी। देखो आया क्या समझ? अगर कोई पूछे कि नहीं नहीं हमें तो क्यू चाहिए, हमें तो हीट चाहिए होगी, क्या H कर रहे हो? अभी तो HT। समझ पाए बच्चे? समझ पाए? हो गई। आपको ना फॉर्मूला जो याद रखना है ना, ये याद रखना है, मगर इसके बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। अभी ये पढ़ा है ना, तो ये ऐसे से याद रख लो, Q इज इक्वल टू एच टी याद रख लो, या H डेल टी याद रख लो। फील तो आ गया ना तुम्हें? हो गई। H क्या होता है? स्पेसिफिक हीट। चलो लॉजिकल क्वेश्चन बताओ, कंडक्टर्स का H ज़्यादा कि इंसुलेटर्स का? यूजुअली चलो ऐसा करते हैं, मेटल का H ज़्यादा कि नॉन मेटल का H ज़्यादा? यूजुअली अभिलाषा, नॉन मेटल का H ज़्यादा। अभी तो है, मेटल को हीट दे तो जल्दी से गर्म होता है कि देर से? जल्दी से। अगर जल्दी से गर्म हो रहा है तो H कम है। तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि H ज़्यादा तो जल्दी गर्म हो रहा है? अरे नहीं, और नाम भी तो देखो, हीट कैपेसिटी। अबे जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो देर में रिस्पॉन्स करता है। नहीं आया समझ? पक्का? पक्का? ठीक है चलो, आज के लिए इतने रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके चलो अब यहाँ तक पढ़ लेना।